हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 9 का एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें यूक्लिड नामक गणितज्ञ द्वारा दिए गए अभिगृहित और फिर अभिधारणाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक जानेंगे। इसका बेसिक के बारे में हम जानते हैं, बहुत सारे गणितज्ञ आए, दार्शनिक आए, उन्होंने ज्यामिति के बारे में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन वे लिखित रूप में एकत्रित नहीं कर पाए। फर्स्ट नामक गणितज्ञ जो कि 325 ईस्वी पूर्व में 325 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ। इनका यूक्लिड अलेक्जेंड्रिया के गणितज्ञ जिनका नाम क्या था? यूक्लिड। क्या नाम था? यूक्लिड। इनका इतना ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ। इन्होंने क्या किया, जितनी भी पुरानी लिखी हुई ज्यामिति से संबंधित किताबें थी उसको उन्होंने सिलसिलेवार किया और उन्होंने एक पुस्तक की रचना की। यूक्लिड ने एक पुस्तक तक लिखा, जिसका क्या नाम रखा? कौन सा पुस्तक? एलिमेंट्स। क्या लिखा? एलिमेंट्स। जिसमें कितने अध्याय है? जिसमें यहाँ पे लिख देते हैं, जिसमें 13 अध्याय। कितना? पूरा किताब यह नहीं लिखे हैं एलिमेंट वाला, ठीक ना, लेकिन उसको संग्रहित किए हैं। पहले जो लोग लिखे थे, जैसे थेल्स थे, पाइथागोरस थे, इन्होंने जो भी पर लिखा उसको एकीकृत किए हैं। लेकिन 13वां चैप्टर जो लिखे हैं वे कौन लिखे हैं? यहाँ पे यूक्लिड ने ही लिखा है। फर्स्ट किताब इन्होंने ही ज्यामिति से संबंधित लिखा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ज्यामिति का जनक या ज्यामिति का फादर कहा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, ज्यामिति का पिता। ज्यामिति के पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। यूक्लिड को ज्यामिति का फादर कहा जाता है। अब देखिए, ज्यामिति हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले ज्यामिति की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मिस्र में जो नील नदी थी उसके बाढ़ आने के चलते वहाँ की भूमि की सभी जो खेत की मेड़ होती थी खत्म हो जाती थी और लोग आपस में झगड़ने लगते थे कि हमारा खेत यहाँ है, हमारा खेत यहाँ है। इसीलिए यहाँ पे ज्योमेट्री यानी कि आपको भूमि की माप से संबंधित एक गणित की आवश्यकता पड़ी। तभी से यह ज्यामिति नामक गणित की एक शाखा की रचना हुई। ज्यामिति किस चीज़ से बना है देख लीजिए। ज्यामिति, ज्योमेट्री दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा है मेट्रॉन, ठीक है ना। जियो मतलब भूमि होता है और फिर मेट्रॉन मतलब मापना, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि भूमि को मापना। ज्योमेट्री का क्या शाब्दिक अर्थ हुआ? भूमि को मापना। चलिए इसको मिटा दें। इस चैप्टर में हम लोग केवल यूक्लिड से संबंधित ज्यामिति की जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संकल्पनाएं जानते हैं। यहाँ पे यूक्लिड ने 3 संकल्पनाएं मुख्य रूप से दिया है। यूक्लिड के ज्यामिति के मूलभूत संकल्पनाएं। पहला उन्होंने क्या दिया? पहला बिंदु के बारे में दिया। क्या कहा? बिंदु पॉइंट के बारे में उन्होंने दिया। कहा कि जिसमें न तो लंबाई होता है और न चौड़ाई होता है और न ही मोटाई होता है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा
रेखा के बारे में। लाइन के बारे में उन्होंने कहा कि जिसमें लंबाई होता है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है, और जो दोनों तरफ अनंत तक जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अभी हम लोग क्या परिभाषा पढ़ते हैं जब से सेट थ्योरी आ गया, तो बिंदुओं का असंख्य समूह, उसमें हम बिंदुओं के आधार पर उसको परिभाषित करते हैं कि नहीं? तो अभी बदल गया। फिर यहाँ पे तीसरा इन्होंने कहा प्लेन, समतल। यहाँ पे रेखा का हम दिखा देते हैं, अनंत तक जाएगा। फिर यह है पॉइंट, मान लीजिए ए पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पे समतल, प्लेन के बारे में उन्होंने कहा कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। क्या हो? लंबाई और चौड़ाई हो, ऊंचाई या मोटाई न हो, उसे क्या कहते हैं? समतल या तल कहते हैं। जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड है ना, तो यहाँ पे क्या है? इसमें चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई मोटाई नहीं ना है, तो इसको क्या कहेंगे? तल या फिर समतल कहेंगे। इन्हीं संकल्पनाओं के आधार पर वे आगे बढ़े और फिर एक और कॉन्सेप्ट दिए, अभिगृहित और फिर अभिधारणा का। तो सबसे पहले हम अभिगृहित किसे कहते हैं इसके बारे में जान जाते हैं। अभिगृहित इसके बारे में उन्होंने बताया कि वे संकल्पनाएं या वे कथन या फिर वे परिणाम जिसे बिना किसी प्रमाण के ही सत्य मान लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभिगृहित कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, वे कथन या फिर परिणाम जिन्हें बिना प्रमाण के ही सत्य मान लिया जाता है, जैसे में देख लीजिए, जैसे अगर लिखा जाए कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं जा सकती है, तो यह तो सत्य है कि नहीं? यहाँ पे लिख देते हैं, एक बिंदु से, यह बिंदु हो गया, से असंख्य रेखा जा सकते हैं या फिर अनेक असंख्य रेखा जा सकती है, ठीक ना? जैसे मान लीजिए यह बिंदु हो गया, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, बहुत सारी रेखाएं जा सकती है कि नहीं? अतः यह एक अभिगृहित है। इस कथन या परिणाम को बिना किसी प्रमाण के सत्य मान लेंगे कि नहीं? चलिए मिटा दे अब इसे। कथन किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं, सेंटेंस हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन और ग्रामर में, फिर हिंदी व्याकरण में भी पढ़ते हैं वाक्य के बारे में, वह नहीं है। यहाँ पे मैथ में दूसरा सेंस हो जाएगा। मैथ में होता है वही कथन कहलाता है जो या तो सत्य हो या फिर असत्य हो, ठीक है ना? यहाँ पे लिख देते हैं, जो सत्य या असत्य हो, उसे क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। उसे कथन कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, त्रिभुज में या त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, यह सत्य है, अतः यह कथन है। हो जाएगा। फिर उसके बाद अभिधारणा के बारे में हम जानेंगे, पोस्टुलेट। अभिधारणाएं किसे कहते हैं? पोस्टुलेट। विशिष्ट ज्यामितीय संबंधित विशिष्ट ज्यामितीय संबंधित सत्य परिणाम को
परिणाम को अभिधारणा कहते हैं, अभिधारणा कहते हैं। यूक्लिड ने मुख्य रूप से 5 अभिधारणा दिया है। कितना अभिधारणा दिया है? 5। उसी 5 के बारे में हम अभी जानेंगे। यहाँ पे यूक्लिड के 5 अभिधारणा यहाँ पे लिख देते हैं। यूक्लिड के 5 अभिधारणा। एक नंबर में 2 बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। खींची जा सकती है, ठीक ना। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे एक बिंदु हो गया, फिर यहाँ पे एक बिंदु हो गया। हम इसके बीच में एक सीधी रेखा खींच सकते हैं कि नहीं? तो यही इनका पहला अभिधारणा है। ऊपर वाला मिटा दें। दूसरा अभिधारणा है कि एक शांत रेखा को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे में देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कोई रेखा है ए बी, यह शांत रेखा है, तो इसको अनंत तक कैसे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। यही दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है, दूसरा पोस्टुलेट। तीसरा देखते हैं, चौक किधर है? किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींची जा सकती है, एक वृत्त खींची जा सकती है। जैसे में देख लीजिए, मान लीजिए इसको केंद्र मान लेते हैं, इतना बड़ा हम त्रिज्या ले लेते हैं, तो इस त्रिज्या से केवल एक ही वृत्त ना हम खींच सकते हैं। इस त्रिज्या से हम कोई दूसरा भी वृत्त खींचते हैं तो यही वृत्त होगा। चलिए इसको मिटा दें। चौथा उन्होंने अभिधारणा दिया कि सभी समकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सभी समकोण बराबर होते हैं, यह तो हम लोग जानते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे यह एक समकोण है एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पे भी एक ऐसे समकोण है ए बी सी, ठीक ना। तो दोनों बराबर है कि नहीं? दोनों का मान 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर है। मिटा दे अभी से। पांचवा पोस्टुलेट है जो यहाँ पे, यह मुख्य है। इसमें इसी के आधार पर 5.2 भी पढ़ना है और आगे भी आप लोग को समझना है। इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई दो रेखा है, ठीक है ना, दो रेखा है L और फिर M, इसको कोई तिर्यक रेखा या फिर कोई दूसरी सरल रेखा X काट रही है। क्या कर रही है? X काट रही है। तो जिस तरफ का अंतःकोण 180 डिग्री से कम होगा, मान लीजिए इधर का कोण, अंतःकोण का योग 180 डिग्री से कम होगा, तो उसी दिशा में या फिर उसी तरफ यह रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? काटती है। समझ में आया? इसी के आधार पे हम सरल रेखा, आपको समांतर रेखा का कॉन्सेप्ट भी देंगे। चलिए यहाँ पे
यहाँ पे पांचवा इन्होंने कहा कि यदि दो सरल रेखाओं को तीसरी रेखा काटे तो जिस तरफ का अंतःकोण का योग 180 डिग्री से कम होता है, उस तरफ का क्या होता है, कम होता है, उस दिशा में रेखाएं मिलती है। कोई दिक्कत? यही इनका 5 पोस्टुलेट है। यह 5वां पोस्टुलेट महत्वपूर्ण है इन 5 पोस्टुलेट यानी कि अभिधारणाओं में। चलिए एक और चीज़ है, परमेय हम किसे कहते हैं। अब इन्होंने परमेय के बारे में कहा, परमेय थ्योरम उसे कहते हैं जिसे सिद्ध किया जाता है, जिसे किसके आधार पर, यानी कि अभिधारणाओं संकल्पनाओं के आधार पर सिद्ध किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, परमेय कहा जाता है। जिसे सिद्ध किया जाता है, जैसे में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पे लिख देते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। यह क्या है, परमेय है, इसको सिद्ध किया जाता है। मिटा दे ऊपर वाला, एक उप परमेय है, इसके बारे में हम देखेंगे। उप परमेय जैसे इसका नाम है उसी तरह से इसका परिभाषा भी हो जाएगा। उप परमेय हम उसे कहते हैं जिसे परमेय के आधार पर सिद्ध किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं जिसे परमेय से सिद्ध किया जाता है, परमेय से सिद्ध किया जाता है। कोई दिक्कत? जैसे में आप देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तब इसी आधार पे अगर आपको 4 भुजा दे दिया है तो पंचभुज का पूछे, क्या कहे, पंचभुज का, तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। मिटा दे अभी से। अब चलते हैं चैप्टर पे। अब हम एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर पे जाते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। 1 नंबर कह रहा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, असत्य, ठीक है ना। कारण में यहाँ पे बिंदु ए दिखा दीजिएगा और इससे 2 रेखा खींच दीजिएगा, या एल रेखा हो गया या एम रेखा हो गया, ठीक ना। और भी रेखा आप खींच सकते हैं, यह हो गया एन रेखा हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पूछ रहा है कि यह मान लीजिए 2 बिंदु हो गया, ठीक ना। इस बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, तो नहीं। इस बिंदु से केवल एक ही रेखा न खींची जा सकती है, दोनों बिंदु से जाने वाली। अगर मान लीजिए एक रेखा इससे खींचेंगे तो इससे नहीं जाएगा, तो अतः क्या हो जाएगा, असत्य। यहाँ पे एक और लाइन दिखा दीजिएगा ऐसे, यह मान लीजिए एल है तो यह हो जाएगा अपना एम। कोई दिक्कत? फिर तीसरी देखिए, कह रहा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो यह सत्य है, यह सत्य। एक शांत रेखा ऐसे है, अब देख लीजिए, इसको दोनों ओर अनंत तक नहीं बढ़ाया जा सकता है,
तो यही पूछ रहा है। फिर चौथा सवाल में कह रहा है यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो यह भी सत्य है, यह भी सत्य है, चौथा भी सत्य है। यहाँ पे पूछ रहा है कि दो वृत्त बराबर है तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होगी, तो यह भी सत्य होगा। मिटा दे अभी से। 5वां नंबर सवाल देखते हैं। पहला का 5वां नंबर कह रहा है आके ते 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और फिर पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे दे दिया है ए बी, फिर यहाँ पे दिया है पी क्यू, फिर यहाँ पे दिया है एक्स वाई। एक बार को आ रहा है ए बी बराबर पी क्यू, ठीक ना, फिर दे रहा है एक्स वाई बराबर पी क्यू, ठीक है ना। तो पूछ रहा है क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा, तो सत्य है। क्या होगा, सत्य है, हाँ होगा। कोई दिक्कत। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए तो दोनों एक चीज़ के बराबर है, तो बराबर होगा कि नहीं। चलिए मिटा दें। दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। अब इसका परिभाषा लिखना है। 1 नंबर में समांतर रेखा है। क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखा किसे कहते हैं, वे दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हर जगह क्या हो, बराबर हो या फिर समान हो, या फिर दूसरी तरीका से आप बता सकते हैं कि वे दो रेखाएं जिन्हें दोनों ओर अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को न काटे, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत। इस तरह से परिभाषा लिखा जाएगा। फिर दूसरा है इसमें लंब रेखाएं। लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन। तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी के तल से लंबवत जो रेखाएं होती है, खड़ी रेखाएं को क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं। लिख दें, पृथ्वी के तल से खड़ी रेखा को, खड़ी रेखा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब, या फिर 90 डिग्री की कोण पर जो रेखाएं होती है उसे क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं। इस दोनों तरह से आप दे सकते हैं, लंब रेखा कहते हैं। जैसे आपको आसान लगे उस तरह से लिख दीजिएगा। तीसरा सवाल कह रहा है रेखाखंड। रेखाखंड, निश्चित लंबाई की रेखा को, निश्चित लंबाई की रेखा को क्या कहते हैं। यह लंब वाला कैसे होगा, ऐसे पृथ्वी का तल ऐसे हो गया तो इस पर सीधा खड़ी रहेगा, यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। निश्चित लंबाई की रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड। मान लीजिए यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक दोनों निश्चित लंबाई है, निश्चित लंबाई की रेखा को क्या कहेंगे, रेखाखंड। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। मिटा दे अभी से। चौथा नंबर में दे रहा है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, रेडियस देखिए क्या होता है। वृत्त का त्रिज्या होती है, यहाँ पे यह परिधि हो गया और फिर यह केंद्र। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। लिख लीजिएगा। चलिए 5वां नंबर में अब इसमें पूछ रहा है कि किसको परिभाषित करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे केंद्र को। तो वृत्त के जो ठीक बीचों बीच जो बिंदु होता है उसे केंद्र कहते हैं। फिर परिधि को परिभाषित करना इसमें ज़रूरी होगा, तो परिधि का लिखेंगे कि वृत्त की किनारे की सभी लंबाई को या फिर परिमाप को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 5वां नंबर में वर्ग दिया है।
क्या दिया है, वर्ग। यह क्या है, एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण क्या होती है, 90 डिग्री। यहाँ पे जिस चतुर्भुज के सभी भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। मिटा दे अब इसे। तीसरा नंबर सवाल में देखिए कह रहा है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो यह क्या हो सकता है, सत्य है, यह हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, ए और बी दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है, सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के ठीक बीचों बीच में हो। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हो सकता है। तो यह संभव है, यह संभव है, ठीक है ना। इस पर विचार करना है, तो यह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए कह रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो ऐसा हम ले भी सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं, ए भी मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक है ना। इसके बाहर भी हम सी बिंदु ले सकते हैं कि नहीं, इस रेखा के बाहर। पहला इसमें कह रहा है, इसमें और आगे कह रहा है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सी लेते हैं तो यह रेखा पर स्थित है, तो हम ले सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम रेखा के बाहर भी बिंदु ले सकते हैं, बिंदु ले सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद और क्या कह रहा है, क्या इन अभिधारणाओं से कोई अपरिभाषित शब्द है। तो बहुत सारा है, इस अभिधारणा में बहुत सारा अपरिभाषित शब्द हो जाएगा। जैसे रेखा को हमको परिभाषित करना पड़ेगा, बिंदु को करना पड़ेगा, नहीं बाहर को, कौन बाहर है कौन भीतर है, इसको परिभाषित करना। तो हाँ, बहुत अपरिभाषित शब्द है, हाँ बहुत अपरिभाषित शब्द है। एक एक जो दिया है बारी बारी से हम इसको लिखते जाएंगे, सोल्व करते जाएंगे, हमारा हो जाएगा। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। तो यह यूक्लिड के सभी अवधारणाओं का अनुसरण नहीं करता है, ठीक ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे पहला जो अवधारणा था अभिगृहित नहीं, उसमें क्या कह रहा है कि एक शांत रेखाएं दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, उसका अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पे हाँ पूर्ण रूप नहीं कर रहा है, पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत, चलिए मिटा दें। अगला सवाल है हमारा 4 नंबर, कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए ए सी बराबर 1/2 ए बी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक रेखा हम ले लेते हैं, ए है, बी है, यहाँ पे सी है, यह ठीक बीचों बीच में है। यहाँ पे दे दिया है ए और बी के बीच में सी बिंदु है, तो यहाँ हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि सिद्ध करना है, प्रूव डैट, क्या सिद्ध करना है, ए सी बराबर 1/2 ए बी, इसी को ना हमको सिद्ध करना है। तो देख लीजिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रमाण दे दीजिएगा और लिखिएगा ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी लिखा जा सकता है। अब देख लीजिए यहाँ पे
हमको BC के बदला में हम AC लिख देंगे। यहाँ पे हमको दिया है AC प्लस AC बराबर AB, पोस्ट में लिख दीजिएगा AC बराबर BC। कोई दिक्कत? फिर या का चिन्ह दे दीजिए, क्या दिया है, या फिर ऐसे कोष्ट में डाल दीजिएगा 2AC बराबर AB। AC बराबर हो जाएगा AB बाई 1/2 AB हो गया, प्रूव्ड हो जाएगा कि नहीं? मिटा दे अभी से। 5वां नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। अभी 4 में हम कैसे बताएं? ऐसे हमारा था A था, B था, और फिर इसके मध्य बिंदु में हमारा C था, यही ना था। तो वही कह रहा है प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि C और यहाँ पे D, ठीक ना, मध्य बिंदु है, 2 मध्य बिंदु है। क्या मान लेंगे? 2 मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखते हैं माना कि ए D तथा C 2 मध्य बिंदु है। क्या है? 2 मध्य बिंदु है। अतः जब मध्य बिंदु होगा तो AD और प्लस BC बराबर AB होना चाहिए, होना ना चाहिए। लेकिन यह क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा सा जगह छूट जा रहा है कि नहीं? अतः यह विरोधाभास है, लिख देंगे यह संभव नहीं है, और यह संभव नहीं है। अतः हमारा मानना क्या है? गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि 2 मध्य बिंदु है, 2 मध्य बिंदु है, ठीक ना। अब लिख देंगे अतः एक ही मध्य बिंदु होता है, एक ही मध्य बिंदु होता है। हो जाएगा, मिटा दें। 6 नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD है। यहाँ पे सबसे पहले एक रेखा दे दिया है, यह है A, फिर यहाँ है D, यहाँ है आपको C, फिर यहाँ है B। क्या है? B, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको दे दिया है AC बराबर BD, AC बराबर BD दिया है। तो हमको क्या सिद्ध करना है? AB बराबर CD हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AB बराबर CD, AB बराबर CD, यही ना हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, तो यह हमको दे दिया है प्रमाण AC बराबर BD दिया है। अब दोनों तरफ से BC घटा लेंगे, दोनों तरफ से BC घटाने पर AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC। AC यहाँ है, BC घटाइएगा तो ये भी नहीं रह जाएगा, ये भी, और फिर BD है, BD में से BC घटा लीजिएगा तो क्या बच जाएगा? CD। यही ना प्रूव करना था। मिटा दे अभी से। 7वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूक्लिड के अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो मान लीजिए कोई भी विश्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? क्योंकि पूरे दुनिया भर में उसको माना जाता है, सही है, पूरे दुनिया भर में सभी वस्तुओं के लिए सही है।
तो यहाँ पे लिख देंगे पूरी दुनिया में सभी वस्तुओं के लिए पूरी दुनिया में सभी वस्तुओं के लिए सत्य रहने पर सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। सर्वव्यापी है ना पूछ रहा है, सर्वव्यापी सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है। कोई दिक्कत? चलिए मिटा दें। आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण 5.2, एक्सरसाइज 5.2। इसको हम देख लेते हैं। पहला सवाल क्या दे रहा है, जो 5वां अभिधारणा बताए हैं ना कि दो रेखाओं को अगर तीसरी सरल रेखा काटती है तो अंतःकोण जिधर का 180 डिग्री का कम होता है उसी दिशा में क्या होती है, वह दो रेखाएं जाकर मिलती है। उसी के आधार पे हमारा यह 5.2 चैप्टर है। 1 नंबर, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो जैसे वह है उसी तरह से हम लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप भी अपने मन से कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 5वीं अभिधारणा। पांचवी अभिधारणा, इसमें क्या है, दो सरल रेखाओं को जब तीसरी रेखा काटती है तो जिस तरफ का अंतःकोण 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से कम होता है उधर ही दोनों रेखाएं मिलती है, उधर ही दोनों रेखाएं मिलती है। जैसे में देख लीजिए, ऐसे हैं, दो रेखा है, इसको तीसरी रेखा काट रही है, इसको तिर्यक रेखा भी कहते हैं नहीं, तो यह इधर ही मिलेगी, इधर कम होगा। 1 और 2 कोण 1 प्लस कोण 2 लेस देन 180 डिग्री, ठीक है ना, तो इधर जाकर मिलेगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर अगला हमारा सवाल है, मिटा दे इसे। दूसरा नंबर सवाल है, कह रहा है क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो हाँ होता है। कह रहा है समांतर रेखा का कॉन्सेप्ट, तो लिखेंगे कि हाँ होता है, ठीक है ना, हाँ होता है। अगर अंतःकोण का योग, अगर अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो वे समांतर होती है, वे समांतर होती है। कोई दिक्कत? जैसे में दिखा दीजिएगा, यह मान लीजिए 60, यह 120 हो गया, यह 1 और फिर यह 2 मान लेते हैं, यह L, यह M और यह फिर N रेखा काट रही है, तो यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक ना। अतः यह L और M क्या हो जाएगी, समांतर, अतः L पैरेलल M हो जाएगा। इस तरह से 5वां अभिधारणा से समांतर रेखा का कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि नहीं।
चलिए आपका यह भी चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर है 6 चैप्टर, वहाँ से आपका बढ़िया से आपको रेखा गणित के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी लाभ उठा सके। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।